तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार में तुर्क शासन में बिहार का क्या स्थिति था। स्थानीय शासन जो है कर्नाट वंश, स्थानीय वंश, उसमें बिहार का क्या स्थिति था। सल्तनत काल में बिहार का क्या स्थिति रहा है। मुगल काल में क्या रहा है। अफगान शासक जो हुए हैं शेरशाह सूरी, उसके टाइम में क्या रहा। और सिख धर्म के टाइम में बिहार का क्या स्थिति रहा है मध्यकाल में, इसका डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया है इसका प्राचीन भारत के इतिहास का। तो तुर्क के शासन में बिहार का क्या स्थिति रहा है। तो तुर्क शासन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी, यहाँ से बना है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर फर्स्ट का है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या गुलाम था। क्वेश्चन बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर आगे करा, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था, कर्नाट वंश। और बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। सोचिए कितना पढ़ा लिखा आदमी होगा जो भी यूनिवर्सिटी में आग लगवा दिया। उपद्रवी किस्म का मनुष्य रहा होगा। आगे पॉइंट करा है कि उसने 1203 से 4 में नदियाँ बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर के भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र को अधिकार कर लखनौती को अपना राजधानी बनाया था। पॉइंट आगे कर रहा है, बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहा तुर्क शासन से। स्थानीय शासन कर्नाट वंश पे आ जाए, मिथिला के कर्नाट वंश। तो पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय होता है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव क्वेश्चन बन सकता है कि नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। और कर्नाट वंश की राजधानी था सिमरावगढ़, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगल के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामीन ने की थी। आगे पॉइंट करा है, सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान कब किया है 1324 से 25 के बीच के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक था हरिदेव सिंह। और हरि सिंह देव। और हरि सिंह देव 1279 से लेकर 1335 तक इनका टाइम पीरियड था। समाज सुधारक भी था। तो हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था और उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। सल्तनत काल में बिहार का क्या स्थिति था, इसका टॉपिक का डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। पॉइंट नंबर आगे कर रहा है, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय जो है प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान, जो कि उनका था 1359 में के समय बिहार आया था। पटना और गया में उसके अभिलेख प्राप्त हुआ है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।
पॉइंट नंबर आगे कर रहा है, तुगलक वंश में बिहार प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इसका मकबरा बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख जो है मिलता है। यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा कि मिन्हाज की रचनाकार को मिन्हाज के द्वारा क्या रचना किया गया है, तबकाते नासरी, जिसमें क्या है, बिहार का वर्णन किया गया। अफगान के समय में बिहार का क्या स्थिति था, तो सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। तो बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित किया है। और घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ है। शेरशाह सूरी का जन्म जो है शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था और बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि जो है प्रदान किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फरीद खां को शेर खां का उपाधि कौन दिया था, तो बहार खां नुहानी। तो शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर अधिकार कर लिया था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट कर रहा है, 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने सूरवंश की स्थापना दिल्ली में कर दिया था। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था और इस नगर को बिहार की राजधानी बनवाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में देखने को मिल जाता है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय प्राप्त किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने की वजह से घायल हो गया और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। शेरशाह अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित इस इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित किया गया। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक जो है सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र है जलाल खां, इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में विभक्त हो गया या बट गया। 1555 में मच्छीबाड़ एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का जो है अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार का क्या स्थिति था ये देख लीजिए। सूरशाह के मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। पॉइंट नंबर आगे कर रहा है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया था। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा था। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
तो अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी में बनाया गया था। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। तो मानसिंह के समय रोहतास को बिहार का राजधानी बनाया गया था। आगे पॉइंट कर रहा है, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण किया था। और उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होता है के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शीद खां कुली 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध जो 1740 में लड़ा गया में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। सिख टाइम में बिहार का क्या स्थिति था, इसका डिस्कस करते हैं। सिख धर्म और बिहार, इससे आपको एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपको जरूर मिलता है देखने को, खास के गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों की यात्रा किए थे। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने के वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें सिख गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह। और अगला पॉइंट कर रहा है, तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब आ जाइए आप आधुनिक भारत के इतिहास पे। आधुनिक भारत के इतिहास से आधुनिक बिहार के इतिहास एवं भारत के इतिहास से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में बनाता आया है। आप ये मान के चलिए कि आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग आपको 20+ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आधुनिक भारत का इतिहास एवं बिहार का इतिहास। तो आधुनिक बिहार का इतिहास का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूरोपियों का भारत में आगमन या बिहार में आगमन। जनजातीय विद्रोह हुआ है 1857 के क्रांति में बिहार का क्या योगदान रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या स्थिति था या क्या योगदान था, और पृथक बिहार का गठन। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना है आधुनिक बिहार के इतिहास में। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि जो है प्राप्त किया करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में था। अगला पॉइंट कर रहा है, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई।
उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता जो है 1651 ईस्वी में मिला। अगला पॉइंट कर रहा है, अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अगला पॉइंट कर रहा है, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी और इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा क्या किसे कहा जाता है, तो अंग्रेज़ों को फर्रुखसियार के द्वारा कहीं भी व्यापार करने एवं अपना सिक्का चलाने की जो मान्यता दिया गया था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे आ जाइए, बिहार बंगाल एवं अंग्रेज। पॉइंट क्या क्या है इसमें, अंग्रेज कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष होना लाजमी था, स्वाभाविक था। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है और 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई होती है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। पॉइंट नंबर आगे कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। पॉइंट आगे कर रहा है, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है कि 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मिला। तीनों के संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 32 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो जाती है। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी लगान वसूली अधिकार जो है देना पड़ा। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है कि 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया था। 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर द्वारा जॉन गार्स्टीन द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया था। गोलघर का निर्माण करवाया गया है जॉन गार्सिस्टन। और उसके बाद आ जाइए जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के वजह से कई जनजातीय विद्रोह जो है उस समय हुआ। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह है, यहाँ दिया गया है। यहाँ से आपको करना क्या है, एग्ज़ाम में एक बार देख लीजिए, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो तमार विद्रोह हुआ है 1789 से 94 के बीच। क्षेत्र है छोटा नागपुर।
चेरो विद्रोह हुआ 1800 से लेकर 1802 के बीच, पलामू क्षेत्र है और नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। हो विद्रोह हुआ 1820 से 21 में, सिंह भूमि इसका कार्यक्षेत्र था। कोल विद्रोह हुआ है 1831 से 32 में, कार्यक्षेत्र इसका छोटा नागपुर और नेतृत्व करता बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह से क्वेश्चन एग्जाम में बना है 1885 से 56 के बीच, और संथाल परगना में हुआ है। सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव इसका नेतृत्व करता थे। सरदारी विद्रोह हुआ है 1858 से 95 के बीच, छोटा नागपुर क्षेत्र है सिंह भूमि में। मुंडा विद्रोह हुआ 1895 से 1900 के बीच, छोटा नागपुर, नेतृत्व करता बिरसा मुंडा। ताना भगत विद्रोह हुआ है 1913 से लेकर 14 के बीच, गुमला परिक्षेत्र में या क्षेत्र में। जतरा भगत इसका जो है नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह पे आ जाइए। विद्रोह से आपको एग्जाम में 1 नंबर का कम से कम प्रश्न देखने को मिल जाएगा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। तो 1757 ईस्वी के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसमें दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोगों दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनाता है तो संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड पूछा जाएगा कि कब हुआ, तो 1855 से 56 के बीच। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव। यह विद्रोह असफल रहा क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दे दिया गया था। मुंडा विद्रोह पे आ जाइए। मुंडा विद्रोह हुआ है 1895 से 1900 के बीच। यह एक जनजातीय विद्रोह, सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह कहा जाता है, और विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा, बाहरी लोग को दिकुओं बोला जाता था, शोषण, खूंट कटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामला में हस्तक्षेप की वजह से यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो थे बिरसा मुंडा थे, और उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बिरसा मुंडा के राजनीतिक धार्मिक गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे। तो उन्होंने क्या किया, आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी, और उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया है। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूंट कट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन, बहावी विद्रोह के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था, और भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी या राय बरेली के नेतृत्व प्रदान किया। अगला पॉइंट कर रहा है कि प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र हुआ। प्रथम केंद्र सितना, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ता है, और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र में धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। आगे पॉइंट कर रहा है कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। तो बंगाल का फरायजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था।
तो बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सज़ा दे दिया गया था। अंततः आंदोलन को दबाना पड़ा या दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ है। तो बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। तो बिचौलियों कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने में दे देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, आगे पॉइंट पे आ जाइए। लोटा विद्रोह ये हुआ है 1856 ईस्वी में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने इसे मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। तो कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में इस में विद्रोह की कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज जी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा जो है देना पड़ा था। अब पीतल के लोटा के बजाय मिट्टी का लोटा देगा तो उसमें पानी आदमी कैसे पिएगा। तो विद्रोह तो स्वाभाविक था कि होना ही था। 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति में बिहार का क्या रोल रहा है, इसका चर्चा करते हैं। पॉइंट फर्स्ट करा है कि बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर के जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दिया गया था। आगे करा है, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। ये क्वेश्चन बना एग्जाम में। तो विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया था। पॉइंट आगे करा है, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। तो 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन जो है लागू कर दिया था। आगे पॉइंट करा है, विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिया था। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और ये से बीपीएससी में अनेक टाइम क्वेश्चन बना। तो उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए आमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया और उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित कर दिया था। शिवराजपुर घाट जो गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। हे गंगा मैया, अपने प्यारे यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, ये उनके द्वारा कहा गया था। तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है।
कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उसका पूर्ण सहयोग दिया था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित दिया गया था। अब डिस्कस होगा कांग्रेस की स्थापना और बिहार। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया और इससे अनेक टाइम क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था W.C. बनर्जी के द्वारा और इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल इसमें नहीं हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अधिवेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम एक आशा कीजिए। तो बिहार में कौन कौन अधिवेशन हुआ है? 27वां अधिवेशन हुआ 1912 में। स्थान कहाँ है? बांकीपुर में। R.N. मधुलकर इसका अध्यक्ष रहे। 37वां अधिवेशन हुआ 1922 में गया में और इसका अध्यक्षता किया गया है चित्तरंजन दास के द्वारा। 54वां अधिवेशन हुआ 1940 में, जो कि रामगढ़ झारखंड में अब पड़ता है और इसका अध्यक्षता किया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो 3 अधिवेशन जो है बिहार में हुआ है। बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी कर दिया था। तो विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंक दिया था, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो घटना के बाद हुए दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। तो खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना लेता है कि खुदीराम को फांसी कब दिया गया था। आ जाइए होम रूल लीग और बिहार। तो 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है और बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पुनेंद्रु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह पे आ जाइए, जहाँ से बीपीएससी न जाने कितने टाइम क्वेश्चन बनाया है। तो चंपारण में किसानों के 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य होता था, यानी 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती आपको नील का खेती करना है। तो इस व्यवस्था के प्रति किसानों में जो काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल, यहाँ से क्वेश्चन बना है,
राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन बना है। तो इस समस्या पर कांग्रेस का नेतृत्व ध्यान आकृष्ट किया और बर्ज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना था कि किसके नेतृत्व पे महात्मा गांधी ने बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए। तो पॉइंट आगे करा कि गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग का अनुरोध किया था। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.G. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके सदस्य थे। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, बर्ज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मेजर हडुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामस्वामी प्रसाद, शंभू शरण, ये सब जो थे ये गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन जो है किया था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं किसान सभा के बारे में। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन होता है। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह जो है सचिव थे। पॉइंट नंबर आगे कह रहा है कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा यानी पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। अगला पॉइंट कर रहा है नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। देखिए, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर बनेगा स्वामी सहजानंद। और ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन बना था बीपीएससी पीटी में, तो यहाँ इसको ध्यान रखें। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। पॉइंट नंबर आगे करा है कि बिहार किसान आंदोलन के में कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यजु नंदन शर्मा आदि नेता जो है शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में आयोजित हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि स्वामी सहजानंद किसान प्रांतीय सभा का आयोजन तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हाजीपुर में। किसकी अध्यक्षता में, तो स्वामी सहजानंद। कब हुआ था, तो 1935 में। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बहरिया ताल में किसान प्रांतीय सभा ने जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव NG रंगा थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना। तो किसान प्रांतीय सभा का सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे, इसका डिस्कस करते हैं। और यहाँ से हो सकता है तो आपको इस बार 68 बीपीएससी पीटी में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। प्रथम जो है किसान प्रांतीय किसान सभा का आयोजन जो है सोनपुर में हुआ है। कब, 1929 में, और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। द्वितीय
प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन जो है गया में होता है 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तृतीय होता है हाजीपुर में 1935 में, और इसका भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे और उनसे जुड़ा कार्य क्या था? यजुनंदन शर्मा गया से कार्य क्षेत्र इनका, जमुना कार्याई और इनका कार्य क्षेत्र जो है दरभंगा सारण, राहुल साकृत्यायन इनका जो कार्य क्षेत्र था अनवारी या अंबारी बोलिए जो सिवान में पड़ता है, करयानंद शर्मा इसका मुंगेर था, और बहरिया या बहरिया ताल। आ जाइए पॉइंट नंबर आगे, खिलाफत आंदोलन और बिहार, यानी खिलाफत आंदोलन में बिहार की क्या स्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ आगमन जनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में हुआ। नवंबर 1929 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई थी और इसमें शांति समारोह से बहिष्कार का आह्वान किया गया था। पॉइंट नंबर आगे देखिए कि मार्च 1920 में ईस्वी को पटना के सभी मुसलमान हड़ताल कर दिया। आगे पॉइंट कर रहा है कि 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया था। असहयोग आंदोलन और बिहार का क्या स्थिति था? सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ है? 1920 में, इसमें पूर्ण स्वीकृति जो है दिया गया था। आगे पॉइंट करा है बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में आयोजित हुआ था में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पर जो है बल दिया गया था। नवंबर 1920 में, अगला पॉइंट, नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में से नाम अपना वापस ले लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उसके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से अपना इस्तीफा जो है दे दिया था। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बनाए गए थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान से प्राप्त भूमि को सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ होता है? तो इसका स्थापना जो है खैरू मियाँ के दान से प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया। अगला पॉइंट करा 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हो सके। अगला पॉइंट कर रहा है कि 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है और उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरा की घटना के बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग आंदोलन के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या स्थिति था इसका डिस्कस करते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में आयोजित होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। और अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार का निर्णय जो है लिया गया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्हें मिलाकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव जो है अब्दुल बारी थे। अब आ जाइए पॉइंट नंबर आगे, साइमन कमीशन और बिहार का स्थिति।
तो साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो कि 1919 में हुआ था, कि जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका विरोध किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी बनाया है। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संस्था का गठन किया था। और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नरेंद्र देव, और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल, ये सब इत्यादि नेता इसमें शामिल थे। इस संगठन का मुख्य योगदान रहा समाजवादी विचारों को बढ़ाना एवं किसान मजदूरों को संगठित करना। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन में बिहार का स्थिति। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में आयोजित होता है एवं पूर्ण स्वराज के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से ये याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में बनाया है। तो प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। अगला पॉइंट करा कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे और इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सारण, चंपारण, शाहाबाद, सारण देख रहे हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस के अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा सुना दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। आ जाइए पॉइंट नंबर आगे। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ और चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीट पर विजय प्राप्त किया। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया था। विधान परिषद में थोड़ा बड़ा करते हैं। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हेलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत क्या हुआ, राज्यपाल ने दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये बने। और कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। आगे पॉइंट करा 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने
के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को अपना त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बन सकता है, इसका डिस्कस करते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाते आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब आयोजित किया गया था। तो 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी बनाया, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनाए वहाँ हम हाईलाइटेड कर देते हैं क्योंकि हमने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद आज आ जाते हैं, बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश चंद्र प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में जो है शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक जो है स्थापित किया गया और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल जारी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ और इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट आदि करने के उद्देश्य से किया गया था। आगे पॉइंट करा है कि आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात हुए 5 साथियों के साथ रामानंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई थी। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। किसी भी वर्ड में अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए हमें क्षमा करेंगे क्योंकि थोड़ा डिस्कस फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि 68 पीटी का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ चुका है, तो एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। अगला पॉइंट करना है कि आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता जो है इसमें शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व तो राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च हुआ करता था, बाद में 1948 में इसका नाम जो है गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा भी दिया गया और 134 शहीद हो गए। वही 362 व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पृथक बिहार राज्य का गठन। तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना स्टार्ट किया। बिहारी टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने
पृथक बिहार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में आयोजित हुआ और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पास किया गया। देखिए एग्जाम टाइम नज़दीक है, इसलिए वीडियो को 2x करके आप लोग ज़रूर एक बार कम से कम देख लिया कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कम से कम ज़रूर कर दिया कीजिए। तो इसका दूसरा अधिवेशन जो है 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पास किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बिहार से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा किया गया था। आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम देवी, राजवंशी देवी और भगवती देवी। ये सब जो है स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से महिलाओं का रोल जो है अदा किए हैं। पॉइंट आगे करा कि आशा शाह 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना किए। आगे क्या क्या पॉइंट है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेश आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ये सब क्वेश्चन बन सकता है, ये बना भी है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किए थे। ऐतिहासिक घटनाक्रम पर एक नज़र डाल देते हैं। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का बिहार में आगमन होता है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म तिथि है। 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। 468 में महावीर स्वामी का निधन हुआ। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। 555 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना होता है। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ है। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश के द्वारा यानी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत स्टार्ट होता है। 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ हुआ। 635 ईस्वी में ह्वेनसांग की बिहार यात्रा हुई। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना है। 673 ईस्वी में इत्सिंग की बिहार यात्रा हुआ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होता है गोपाल के द्वारा। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय हुआ। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359 से 60 तक फिरोज शाह
का बिहार अभियान, 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार आगमन, आगे भी है। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय, 1532 में हुमायूं द्वारा नुहानियों पर विजय, 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेर शाह की जीत, 1539 में चौसा युद्ध में शेर शाह की जीत होता है, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, शेर शाह की जीत होता है, सूर्यवंश की स्थापना होती है। 1541 में शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण होता है। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान शेर शाह का निधन हुआ। 1576 में अकबर का बिहार पर विजय हुआ। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ है। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 में पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना किए। 1651 पे आ जाए, ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुआ। 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्म हुआ। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुआ। 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुआ। ये एग्जाम में बना पीटी में। 1713 में फर्रुख सियार का बिहार में राज्याभिषेक हुआ और 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 में गोलघर का निर्माण किया गया। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ होता है। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह होता है। और लोटा विद्रोह क्यों हुआ था वो जानते हैं। पित्तल के लोटे के जगह मिट्टी का लोटा जो है दिया गया था, इसके वजह से। 1857 में देवघर में बिहार में 1857 के क्रांति का प्रसार। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन कर दिया गया था। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादई नामक गांव में, जो कि सिवान में पड़ता है। 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन, मुंडा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 1912 में पृथक बिहार प्रांत का गठन हुआ। 1913 में पटना में साचिंद्र सान्याल, ये यहाँ पे गलत लिखा गया, साचिंद्र सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ है। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है और बिहार में होम रूल आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन, मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था 1920 में। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुआ है। 1923 पे आ जाए कि बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। पीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुआ है। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ है। 11 अगस्त 1942 में 7 स्टूडेंट जो है शहीद हो गए थे। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ है। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है समाप्त होता है। कोशिश करते हैं कि हम एग्ज़ाम से पहले आपको, अब बच गया बिहार का भूगोल, उसके बाद पॉलिटी बिहार का, खास के बिहार के संदर्भ में, उसके बाद इकोनॉमिक्स बच जाएगा और उसके बाद जनगणना।
2011 ये कम से कम आपको वीडियो ज़रूर अवेलेबल करा देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड जो होगा बिहार का भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सेंसस 2011। और टाइम बचेगा तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। वैसे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में अवेलेबल है बिहार प्रीवियस ईयर के नाम से, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।